बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूं यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे एबटाबाद में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 70 साला बाबों को दूसरी या चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने से बेहतर है अवाम मुझे एक बार मौका दें, मायूस नहीं करूँगा। पुरानी जमातें पुरानी सियासत में लगी रहती हैं, इन मसाइल से निकलना है तो नई सियासत की तरफ बढ़ना होगा। उनका मजीद कहना था कि नौजवानों को आगे आना होगा, एक नई सियासत और नई क़यादत की ज़रूरत है। हमें सोचना होगा कि 70 साला बाबों के हाथों मुल्क की हुकूमत कैसे चलाई जा सकती है। यहाँ पे कुछ सवाल पैदा होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में क्या बुनियादी तब्दीलियाँ की हैं। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या नौजवान ना तजर्बाकार क़यादत मुल्क के गंभीर मसाइल को हल कर सकती है। इसके साथ साथ ये भी सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान का हल किसी एक जमात के पास है, और अगर उन्हें बुजुर्गों की सियासत पर इतना ही एतराज़ है तो अपनी पार्टी के कितने बुजुर्गों को बशमूल अपने वालिद आसिफ अली जरदारी की उन्होंने घर भेजा है या घर बिठाया है। इस पर बात करेंगे कि उन्होंने जो नया एक नुक्ता देने की कोशिश की, क्या वो नौजवान वोटर्स को अपनी तरफ माइल करने की एक स्ट्रेटजी है या कुछ और है। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं जनाब अपने ज़बरदस्त पैनलिस्ट का। आज हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया डॉक्टर फारूक आदिल साहब ने, आगा इकरार हारून साहब ने, डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब ने, स्काइप के ज़रिए शनीला अम्मार साहबा ज्वाइन कर रही हैं, मोहम्मद नौशाद अली साहब ज्वाइन कर रहे हैं, और लाहौर स्टूडियो से सज्जाद अनवर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप तमाम पैनलिस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। पहला सवाल होगा डॉक्टर ताहिर नईम मलिक आपसे। ये फरमाइएगा कि बिलावल भुट्टो का पुराने सियासतदानों के बजाय नौजवान क़यादत को मौका देने का सियासी बयानिया इंतखाबी अमल में कारगर साबित हो सकता है। बिल्कुल, देखिए इंतखाबात हैं, मईशत या सियासत दोनों की एसेंस कंपटीशन है। तो जब कंपटीशन होता है तो आवाम की राय की उसकी एसेंस ये है कि एहतराम किया जाए, खा वो एक नौजवान वज़ीर आज़म के लिए आए या एक बुज़ुर्ग वज़ीर आज़म के लिए आए, एसेंस तो ये है कि एहतराम कर। अब दूसरा जो पहलू ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की माशरे में ट्रांसफॉर्मेशंस हुई हैं उसमें बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन एक यूथ बल्ज और यूथ फैक्टर वो अक्सरियत में, और जमहूरियत की असास ये है कि वो मेजॉरिटी को वो रिप्रेजेंट करती है, और वो कहती है जब अक्सरियत में है नौजवान तो नौजवानों को चाहिए कि अपनी स्पेस क्लेम करें। वो सियासी जमातों में, वो सरकारी इदारों में, वो गली महलों में, वो खेतों में, खलिहानों में, वो फैक्ट्रियों में, नौजवानों को चाहिए कि छा जाओ, ये मुल्क तुम्हारा है। और इलामा इकबाल तुम्हें पहले से कह गए कि खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ग़ुलामी से नौजवान निकालेंगे और नौजवान ही इस मुल्क का मुस्तकबिल है, और हमें उन्हीं पे इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर क्या ये जो ड्राइव होती है, आप कहते हैं कि नौजवान से मुराद ये है कि नबूवत का भी जो सिलसिला है वो आया 40 साल के बाद। एक जो ओल्ड और यंग का जो कम्बिनेशन होता है, जो मेच्योरिटी होती है, अगर दुनिया में देखें तो वो क़यादत आगे आती है, ज़िंदगी के हर शोबों में आती है। अब ये है कि गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो नौजवान क़यादत के फोरम थे, जो ट्रेड यूनियन थी, जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी, जो स्टूडेंट यूनियन थी, उस पर ज़ियाउल हक़ के दौर में आमराना फैसले पे उस पाबंदी लगा दी गई। वो जो नर्सरियाँ थी सियासत की, जहाँ से नौजवान क़यादत पूछ, जहाँ से रज़ा रब्बानी, मिराज मोहम्मद ख़ान, डॉक्टर मुबशर हसन, जहाँ से लोग आए, और जावेद हाशमी आए, शेख रशीद आए, शेख मोहम्मद, तो वो सारे हमने मिडिल क्लास क़यादत, नौजवान मिडिल क्लास को भी रिप्रेजेंट करता है। उसके अंदर उमंग होती है, उसके अंदर ख्वाब होते हैं, उसके अंदर इनकलाब होता है, उसके अंदर पार्टी की हुकूमत आई है। मैं ये कहना उठा देते पाबंदियाँ। ये बात है कि मैं ये पॉइंट कह लूँ कि बिलावल का सिर्फ एक तकरीर वसाल यार फ़कत आरजू की बात नहीं। आपको मौका मिले, आप नौजवान वज़ीर ख़ारजा बने, आप पार्टी के चेयरमैन बने, आपको पीपल्स पार्टी से इब्तिदा करनी चाहिए, और नून लीग को भी हर पार्टी में, कि वो जो सेंट्रल एग्जेक्टिव है, वो जो आपकी मजलिस आमला है, उसमें नौजवानों को की नुमाइंदगी दें। जो डिफरेंट फोरम्स हैं विद इन दी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोगों से तो अपील कर रहे हैं, आपने अपने पार्टी स्ट्रक्चर में कितनी ऐसे एडजस्टमेंट की, जो की डिसीजंस होते हैं वो आपके हाथ में है। आप बिलावल भुट्टो के वो नौजवानों के हवाले कर सकते हैं। इसी तरह नौजवान क़यादत हर पार्टी में है, नून लीग में भी है, ANP में भी है, जमात इस्लामी में भी। तो उनको हमें ये कमांड देनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर आम आदमी को, आम नौजवान को।
अब ये एक और कहा जाता है जी तजर्बाकार, जब मियाँ नवाज शरीफ सियासत में आए तो नौजवान थे, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए सियासत में नौजवान थे, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई तो नौजवान थी। तो आप एक्सपीरियंस कैसे आएगा? नौजवान यूनिवर्सिटियों से जाते हैं, तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं, सीवी मुंह पे दिया जाता है। और भाई एक जानिब एक्सपीरियंस नहीं, एक तरफ रिटायर्ड लोग एक्सटेंशन लेके यहाँ इदारों के सरबराह बन रहे हैं, ब्यूरोक्रेट जो उनको की स्पेस नौजवानों के लिए छोड़ ही नहीं रहे। तो हमें नौजवानों को स्पेस देनी होगी, और सियासत में भी और मईशत में भी और ज़िंदगी के हर शोबे के लिए। उसके लिए मेरी आपके प्रोग्राम से तवसत से है कि जो क्राइसिस ऑफ लीडरशिप है, अपील है, वो इस वजह से है कि हम यूथ में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। हमें स्टूडेंट यूनियन बहाल करनी होगी, हमें लीडरशिप में अपनी इन्वेस्ट करना होगा, लीडरशिप में इन्वेस्ट करना होगा। शनीला साहबा ये फरमाइएगा, क्या आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इस बयान से मुत्तफिक हैं? और दूसरा JUI फे का ये कहना है, उनके एक लीडर का ये कहना है कि बिलावल साहब ने दरअसल अपने वालिद मोहतरम के हवाले से ये बात कही है कि बस अब उनकी सियासत का टाइम पूरा हो चुका है, उन्हें अब घर चले जाना चाहिए। तो ये फरमा दीजिएगा कि बिलावल साहब ने खुद बतौर चेयरमैन अपनी पार्टी के अंदर क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस की हैं, और क्या नौजवानों को ऐसा कुछ करके दिखाया है 15 साल के अंदर, जब उनकी पार्टी इक़्तिदार में रही और जब से वो चेयरमैन रहे सिंध के अंदर, तो उन्होंने क्या ऐसा चेंज किया है जिसके अंदर नौजवानों के लिए स्पेस पैदा की जा सके? योर टेक। यासिर, पहली बात तो ये है कि नौजवान क़यादत को सामने आना चाहिए, इसके ऊपर कोई भी किसी से डिसएग्री नहीं करता। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम बहुत दफ़ा बिलावल भुट्टो की सियासत के ऊपर, मरियम नवाज की सियासत के ऊपर बात कर चुके हैं कि उनको आगे आना चाहिए, सामने आना चाहिए। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि जो पुराने सियासतदान जो है उनकी पुरानी सियासत नहीं चलनी चाहिए, तो भाई जनाब आप भी तो पुरानी सियासत ही कर रहे हैं, इल्जामात की सियासत कर रहे हैं। आप क्या मंशूर इस नौजवान के सामने रख रहे हैं? और 15 साल आपकी सिंध के अंदर हुकूमत रही है, उसके आपकी प्लेट में दिखाने के लिए क्या है उस 15 साल की हुकूमत के अंदर? फिर आप बात कह रहे हैं कि बुजुर्गों को मौका न दें, एक बुजुर्गवार को अपने साथ बिठाकर आप कह रहे हैं कि हमारे पास, फिर दूसरी बात ये आप कह देते कि हमारे पास तजर्बा भी। तजर्बे में कौन है जी? राजा परवेज अशरफ हैं, खुर्शीद शाह हैं, नवीद कमर हैं, यूसर रजा गिलानी है, रजा रब्बानी, सारे बुजुर्ग हैं। नौजवान क़यादत किस कौन सी इनके दाएं बाएं बैठी होती? शरीर रहमान वहाब को भी उन्होंने मौका दिया है, एक मुर्तजा वहाब को मौका दिया ना, लेकिन इनकी कोर कमेटी में सारे बुजुर्ग, लतीफ खोसा, एतजाज जैसे कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, लेकिन ये उनको नहीं निकाल रहे हैं, बिठाया हुआ सबको अपने साथ बिठा के चल रहे हैं। ठीक है। और 15 साल इनकी हुकूमत रही है सिंध के अंदर, उस सिंध की 15 साल की हुकूमत में इनके पास दिखाने के लिए क्या है? आप ये खुद अपनी कराची के अंदर बैठ के बात करते हैं कि जी कराची को ठीक करने के लिए शबाज स्पीड चाहिए, यानी कि आप इतने बेबस हो चुके हैं कि जिन पे इल्जामात लगाते हैं उन्हीं की स्पीड आपको चाहिए। खुद बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि जी हम अब पानी जो खरीद के पीते, भी 15 साल आपकी हुकूमत, 18वीं तरमीम का क्रेडिट आप लेते हैं, उसके बाद आपने उस 18वीं तरमीम से फायदा उठा के वहां पे तब्दीलियां क्या की हैं, अंदरूनी सिंध के अंदर क्या तब्दीली की है? नौजवान वोटर जो है आज का जरूर वो नौजवान क़यादत देखेगा, लेकिन वो इतना भी बेवकूफ नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, वो जाके सर्च कर सकता है कि सिंध के अंदर क्या तब्दीली आई है, कराची के अंदर इन्होंने क्या दिया। कराची जो कचरे का एक ढेर था, जहां पे आप गटर के ढक्कन तक जो है उसको मैनेज नहीं कर सकते, पानी जब बारिश होती है तो पूरा कराची जो सैलाब बनता है, लोगों के घर उसके अंदर डूब जाते हैं। तो बिलावल भुट्टो को पहले दिखाने के लिए कोई कारकर्दगी चाहिए, और पुरानी सियासत जो इल्जामात लगा रहे हैं, अगर आपके साथ कोई आके मिल जाए तो वो ठीक है, आपके साथ जो ना मिले तो वो लोटा हो गया, वो एस्टैब्लिशमेंट का लाडला हो गया, वो किंग पार्टी हो गई। मतलब आप भी तो इल्जामात के ऊपर जा रहे हैं। फिर बात होती है नौजवान वोटर की। देखिए, नौजवान वोटर को चंद मखसूस जो यूनिवर्सिटीज है ना उस तक मत समझ लें कि जो 4-5 यूनिवर्सिटियां जो बड़ी बड़ी हैं उनके अंदर जो वोटर है वो एक मखसूस लीडर को पसंद करता है, और हम कह देते हैं जी नौजवान जो है वो आजकल इस एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो चुका हुआ है। भाई ये सारा शख्सी होता है, बयानिया नजरिया किसी का नहीं। वो यूथ होली दिवाली अपनी यूनिवर्सिटियों में मनाते हैं, लेकिन एक लीडर की माशरत उलूम और इस्लामियात पे मबनी तकरीरें सुन के और फतवे लगा के जो वो लगाती है और आरटीएस बिठा के जो उसको लाया जाता है, उसके बावजूद लीडर समझती है। तो थोड़ा सा हमें चीजों को ये देखना होगा कि मखसूस यूनिवर्सिटियों से निकल के पाकिस्तान के बाकी जगहों पे भी जाके देखना होगा कि यूथ क्या सोचती है। यूथ जो आपकी है वो चाह रही है, उसने इस इकोनॉमी जो खराब हो चुकी हुई है, जो रोजगार के मौके उनको वो मिलने हैं, वो चाह रही है कि मेरे घर मुझे जॉब मिले, मुझे रिस्क मिले, ये यूथ चाह रही है। यूथ अब जो है ना वो दूसरी बातों में नहीं पढ़ना चाह रही है। ठीक है जी, मैं इसमें आपको शामिल करूंगा। सज्जाद साहब, आप ही का नंबर बनता है, ये फरमाइएगा
कि ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की नई सियासत क्या है, ज़रा थोड़ा सा हमें ये समझाने की कोशिश करें कि नई सियासत वो किस तरह की नई सियासत करेंगे। हमें पार्टी में तो ऐसे नज़र नहीं आई, सूबा सिंध में भी उनकी तर्ज हुकूमत में नज़र नहीं आई। अब क्या नई सियासत होगी और जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि मुझे एक दफ़ा मौका दें, मायूस नहीं करूँगा। यासिर, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अभी इलेक्शन कैंपेन्स शुरू हो गई हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ जलसे कर रही हैं, एक दूसरे पे बातें करेंगे, इसी तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ भी होंगी। लेकिन मैंने ये देखा है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने भी पिछले चंद दिनों में काफ़ी कंट्रोवर्शियल बातें की हैं, वो हमने कभी डिस्कस नहीं की। बिलावल की हर दफ़ा वो उन्होंने कल बलूचिस्तान के बारे में बात की थी परसों, वो भी हमने डिस्कस किया। आज उनकी ये नौजवानों वाली बात पकड़ ली है। तो ये जो बैशिंग होती है ना, किसी एक बंदे को पकड़ के कर देनी, ये भी दुरुस्त नहीं है। नहीं, बैशिंग तो नहीं हो रही है, तो हक़ाइक़ पे बात हो रही है। 15 साल वो ये है, क्या पीपल्स पार्टी के नहीं रहे? बिलावल भुट्टो के पास सवाल ये दिखाने के लिए 15 साल क्या पीपल्स पार्टी के नहीं रहे? पीपल्स पार्टी के वो चेयरमैन नहीं है, वो बिल्कुल रहे हैं। और उससे पहले पीडीएम के भी 3 पीडीएम ने, एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट यासिर करने दें जी। यासिर, बात ये है, नहीं यासिर, बात यह है कि पीडीएम की 1.5 साल की गवर्नमेंट गुजरी है जिसमें वो वजीर खारजा थे और जिसमें हमने बैठ के उनकी वजारत खारजा की बड़ी तारीफ की है यहाँ पे इसी प्रोग्राम में। तो वो तो खुद ऑन नहीं करते थार के बारे में जो उनकी वो तो कहते सारी महंगाई पीडीएम की वजह से हुई है, हम तुम्हारे पास तो 3 वजारतें थी। आप क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन हमारा भी जिक्र कर दें। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके पास नहीं थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए इसहाक डार साहब को इंपोर्ट किया गया था और उनके मुकदमे खत्म करवाए गए थे। आप ये सारी चीजों को सामने रख के बात करें ना। और फिर ये अगली बात ये है, इसके साथ ही साथ जो नौजवानों की बात है, मैं उस पर आता हूं। नौजवानों के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं, अनफॉर्चुनेटली, बशमूल पीपल्स पार्टी के और बशमूल पीएमएलएन के। और सबसे बड़ी यतीमी इन पॉलिटिकल पार्टियों की ये है कि इतने अरसे से ये कह रहे हैं इलेक्शन करवाएं, ये करें, वो करें, अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस इलेक्शन के लिए अपना मंशूर नहीं दिया। कमेटियां बना दी हैं, ये जब इलेक्शन करीब आएगा उस वक्त अपने अपने मंशूर ये दिखा देंगे, वो भी स्टीरियोटाइप किस्म के। देखें, इस वक्त 2.5 करोड़ नौजवान स्कूलों से बाहर बैठा हुआ है और उसमें से 70% पंजाब का, 60% पंजाब का पॉपुलेशन के हवाले से अगर देख लें। सरकारी स्कूलों का क्या सूरत हाल है? आपका कोई 8 करोड़ नौजवान, अनस्किल्ड नौजवान नौकरियों की तलाश में मारा मारा फिर रहा है, जिसके पास ना आपकी मतलब प्राइवेट सेक्टर में जॉब है ना पब्लिक सेक्टर में जॉब है। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने काम नहीं किया और ना स्टेट देख रही है कि ये जो नौजवान हैं हमारे, जो कि अनस्किल्ड हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको कहाँ इनकी खपत करनी है। आने वाले दिनों में इनका वोट है और ये वोट वही लोग ले जाएंगे, ये नौजवानों का, जो उनको पहले गुमराह करते रहे। सियासी जमातों को होमवर्क करना चाहिए। और दूसरी बात, मैं मरियम नवाज साहबा की बात करूंगा। वो जब गई थी नोडेरो और वहां पे एक जलसे से खिताब किया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पे, तो उन्होंने कहा था हम सियासी जमातों के दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप है, लेकिन कल को हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। ठीक है, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के बारे में बात करेगी, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के बारे में बात करेगी। हम रोज अगर दोनों पार्टियों के चीजों को अगर देखेंगे तो फिर तो देख सकते हैं, लेकिन अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी की बैठक नहीं सर, ये आपको गलत इंप्रेशन गया है, ऐसा नहीं है। हम हमारे यहाँ मुख्तलिफ जो पार्टीज हैं, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो बयानात आते हैं, उसके ऊपर बात होती है। आपने 2 मरतबा ये बात की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तमाम पार्टीज हमारी मोतबर हैं, स्टेट मीडिया है, सबके लिए मौका है, सबके लिए बात की जाती है। जो भी एक्टिविटी होगी, सजाद साहब ये रेस्ट अश्योर कर लीजिएगा। डॉक्टर फारूक आदिल साहब आपकी तरफ आते हैं, ये फरमाइएगा कि सर नौजवान उस वक्त याद आते हैं जब इंतखाबात आते हैं, इसके अलावा नौजवानों को देने के लिए क्या किसी पार्टी के पास कुछ है? अच्छा यासिर, मैं तो बहुत पुरुम्मीद होकर बैठा था कि बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू सुनने को मिलेगी, लेकिन इसके लिए जो गुफ्तगू हमने सुनी उसके लिए पहले तो एक शेर, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून न निकला। वाह। तो बात यह है कि हम जो जिस तवक्को के साथ मैं ये बड़ी तवज्जो के साथ गुफ्तगू सुनी, मुझे वो बात नहीं मिली। मैं शनीला से, डॉक्टर साहब से, ताहिर नईम मलिक साहब से, सजाद साहब से, तीनों से मुत्तफिक हूँ कि नई नस्ल को जगह मिलनी चाहिए। और ये खुशी की बात है
कि पाकिस्तान की दो जो कदीम सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनकी लीडरशिप में हमें नई नस्ल दिखाई देती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हमें नई नस्ल दिखाई नहीं देती। तो ये एक बहुत बड़ा तजाद एक तो ये है, इसको ज़रूर नोटिस करना चाहिए और ये चीज़ डिस्कस होनी चाहिए कि कौन सी सियासी जमात में नई नस्ल है और किस सियासी जमात में नई नस्ल नहीं है। अब आ गई हम बात करते हैं जो आपने सवाल किया कि सियासी जमातों के पास क्या है। इलेक्शन के वक्त ही क्यों याद आते हैं? नंबर्स की वजह से, नंबर ज्यादा हैं इसलिए, अट्रैक्ट करने के लिए, ये किसी पार्टी से पूरा का पूरा गौल इनकी तरफ? मेरा ख्याल ये है कि हमें इसको बहुत पॉजिटिव अंदाज में लेना चाहिए कि सियासी, अब जो भी नौजवान है, जिस मुल्क के भी नौजवान है, मैंने 2-3 बातों के अलग से भी जवाब देना है, लेकिन अभी आपके सवाल पे बात कर रहा हूँ कि देखिए जो भी नौजवान है वो उम्मीद है, वो इस मुल्क का मुस्तकबिल है, तो अगर आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो फिर किसकी तरफ तवज्जो देंगे? दे रहे हैं, तो बिल्कुल दे रहे हैं। किस तरह? अभी तालीम पे कितना % खर्च होता है सर? नौकरियों के लिए क्या किया जाता है सर? मंशूर के हवाले से आप बता दें, प्रैक्टिकली जो बात है वो यहाँ पे सवाल ये पूछा जा रहा है। अब आपने जो सवाल छेड़ा है ये, अब आप ममनूआ मौजूआत की तरफ जा रहे हैं, तो अब आप सुनाइए। बात ये है कि हमारे पास जो सबसे आसान टारगेट होता है, हम तज्जियाकारों के पास भी, हम सहाफ़ियों के पास भी और इल्ला माशाअल्लाह अवाम के पास भी, कि सियासतदान को रगड़ दो, उसने क्या किया। आपको नहीं पता कि सियासतदान की महदूदात कहाँ से शुरू होती हैं और क्या उसके मसाइल हैं। कौन रोकता है सर जी? तालीम पे खर्च करने से कौन रोकता है? आप रोजगार देने से कौन रोकता है? आपके हालात रोकते हैं, आपके कर्जा रोकता है और आपके मुल्क के अखराजात रोकते हैं। किसी का दिल नहीं चाहता कि वो इस तरह का बजट ना बनाए जिसमें आप तालीम पे खर्च ना करें, रोजगार के मौके पैदा ना करें। ठीक है, आपकी मजबूरियां हैं, हम सब जानते हैं वो क्या मजबूरियां हैं, तो आप उस तरफ ना जाएं। अब जो मशहूर कमेटियों पे हमने तंज की, भाई तंज करने की क्या बात है? इस वक्त पाकिस्तान में एक ही सियासी जमात है जिसने इतने एहतमाम के साथ मंशूर की तैयारी पे काम किया है। 32 अरकान पर मुश्तमिल मंशूर 32 कमेटियां हैं, अरकान ज्यादा हैं और सब कमेटियों में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूं, हर कमेटी में माहिरीन बैठे हुए हैं। और सिर्फ ये नहीं है, शोबाजात भी हैं और फिर ये नहीं है कि वो माहिरीन अपने तौर पे काम कर रहे हैं, वो जिंदगी के मुख्तलिफ तबकात के साथ ताल्लुक कायम कर रहे हैं और उनके साथ राब्ता करके चीज़ों को वो कर रहे हैं। अब हमारे पास एक इब्तदाई रिपोर्ट 20 नवंबर को आएगी कि उन्होंने इस सिलसिले में अब तक क्या काम किया है। तो ये मंशूर का मामला तो ये है। मुस्लिम लीग नून के अलावा अगर किसी जमात ने, मुझे पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर बन रहा है, लेकिन क्या हमारी उसकी एक्टिविटी को सामने आ रही है? नहीं आ रही। इसके अलावा किसी और जमात की एक्टिविटी सामने आ रही है? तो ये एक हिस्टोरिकल मौका है इस वक्त पाकिस्तान में, जिस अंदाज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग मंशूर बना रही है इरफान सिद्दीकी साहब की क़यादत में। एक पहलू तो ये है। अब जरा जो CV पेश किया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, उस पर बात करें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वाकयातन CV पेश किया है और दरखास्त की है कि हजूर मुझे रख लीजिए। किसको? अवाम को। अवाम को, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, यस, आपके नंबर 1। नंबर 2, डॉक्टर साहब को पेश किया। प्लीज डॉक्टर साहब जरा उनको कंप्लीट करें। नंबर 2, पुरानी सियासी जमात और नई सियासी जमात में एक फर्क होता है। पुरानी सियासी जमात अपनी कारकर्दगी के साथ अवाम में आती है और मंशूर पेश करती है कि इतना हमने किया है, अब हम ये करेंगे। ठीक। नई सियासी जमात एक मंशूर और एक वादे के साथ आती है। अब जो हमारी कदीम तरीन सियासी जमातों में से एक, यानी 50-55 बरस पुरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, कई मरतबा इक़्तिदार में आ चुकी है और जैसे शनीला ने बताया कि 15 बरस से तो उस वक्त से इक़्तिदार में है मुसलसल सिंध में, और 10 बरस जो 18वीं तरमीम है सूबाई खुद मुख्तारी, उसके बाद से, यानी वसाइल का भी कोई मसला नहीं है। तो क्या मैं सवाल कर सकता हूं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कि वो लाहौर में खड़े होकर एबटाबाद में, जैसे उन्होंने किया, एबटाबाद में काश के वो करते और मुल्क के दीगर शहरों में, और वो ये कहें कि मैं लाहौर को, मैं फैसलाबाद को, मैं पेशावर को, मैं कोयटा को, मैं हैदराबाद बना दूंगा, मैं लाड़काना बना दूंगा, मैं कराची बना दूंगा। क्या इस बुनियाद पर वोट ले सकते हैं?
मुझे बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी के नामा अमाल में है क्या? 15 साल की कारकर्दगी क्या है उनकी? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ये सवाल सिर्फ हमजा शहबाज ये सवाल कर सकता है लाहौर खड़ा होकर, डॉक्टर साहब बिलावल नहीं कर सकता, हमजा शहबाज एक कर मिनट सकता है। सर, मुझे वक्त कम है, आगा साहब को इसमें शामिल करना है। आगा साहब फरमाइएगा, नौजवानों की जो सूरत हाल है इस वक्त, क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दर्द अचानक जागा है या इसके पास कोई प्लान है नौजवानों को देने के लिए जिसकी वजह से नौजवान इस तरफ राग़िब होंगे? बहुत शुक्रिया। देखें, मुझे नहीं पता है कि अब मेरे पास वक्त कितना रह गया। जी प्लीज़ आप अपना टाइम लें। मौजू बहुत खूबसूरत था। मौजू ये था कि हमने बिलावल भुट्टो की एक स्टेटमेंट से एक लीड ली थी, और वो लीड ये थी कि नौजवानों का पाकिस्तान की सियासत में किरदार। लेकिन उस पर जो डिस्कशन हुई बदकिस्मती से वो टोटली टारगेटेड, इंस्टेड के इस पर डिस्कशन होती वो टारगेटेड रही है अभी तक। सवाल पे आ जाए मैं सवाल पे मैं सवाल ही बात कर रहा हूँ सर। तो वो टारगेटेड रही बिलावल भुट्टो के बारे में कि उनकी क्या कारकर्दगी है, उनकी पार्टी की क्या कारकर्दगी है। हमें देखना यह है कि बाकी पार्टीज की भी क्या कारकर्दगी है नौजवानों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक पॉइंट। देखिए, सिर्फ 4 साल में 21 मिलियन नया वोटर आया है 4 साल में, जिसमें से जो 18 और 35 साल के दरमियान जो वोटर है जो नया आया है, वो यानी कि जो 18 और 35 साल के दरमियान वोटर है, सिंध में 11 मिलियन है, खैबर पख्तूनख्वा में 10 मिलियन है, बलूचिस्तान में 2 मिलियन है। आप इससे ये, और पंजाब में 31 मिलियन है जो 18 और 35 साल के दरमियान का वोटर है, और 21 मिलियन टोटल जो है नया वोटर आया। ये वो वोटर है जिसके बारे में ना आपको पता है ना मुझे पता है कि क्या वो डेवलपमेंट सेंट्रिक है, क्या वो डेवलपमेंट के देख के अपना वोट देगा, या पाकिस्तान में नैरेटिव बिल्डिंग की एक बात पिछले 10 साल से हो रही है, नैरेटिव पे वोट देगा, या वो इस पे वोट देगा कि उसका फ्यूचर और मुस्तकबिल क्या है। हमें कुछ नहीं पता है। हम बैठ के यहाँ पे पंजाबी में कहते हैं अठो अठ मार सकते हैं नए वोटर के बारे में, हमें नहीं पता है नए वोटर की थिंकिंग क्या है। हाँ, मैं अगर आप इजाजत दे तो मैं इतना कहूंगा कि मैं फिर भी बीइंग ए टीचर मैं यूनिवर्सिटीज में जाता हूं। मैं ये पिछले हफ्ते जब मैं लाहौर में था, मैं अपनी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज में मेरे स्टूडेंट से बात हुई। भाई, स्टूडेंट का तल्लक नहीं है कि सड़कें क्या बनी है। स्टूडेंट टोटली अजीब बात मुझसे कर रहा है। पहली बात है कि वो ये बात कह रहा है कि उसका सिस्टम से एतमाद उठ चुका है। बेसिक बुरा ना मनाइएगा मेरी बातों का। और दूसरी बात वो ये करता है कि जनाब गली मोहल्लों की जो कंस्ट्रक्शन है वो काम है कौंसलर का, जो इन्होंने कभी बनाने नहीं दिया है, और सारी कौंसलर की ताकतें एमएनए लेके बैठा हुआ है। ठीक है, वो बात प्लीज मुझे बात करने दी आप। जी आप करें, आपको नहीं रोक रहा। दूसरी बात यह है कि आज का वोटर नैरेटिव कॉन्शियस वोटर है। वो कहता है मेरी इज्जत क्या है माशरे में, एक आम आदमी की क्या इज्जत है। यहां से पकड़ के मुझे पुलिस वाला ऐसे धकेल देता है, और एक वक्त में एक अमीर का बच्चा 5 लोगों के एक ही लम्हे में जो है मार देता है उसमें गाड़ी के नीचे, और वो फिर भी उसको बेल मिल जाती है। ये है आज के वोटर का, जिसको मैं जानता हूं यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स का ये इश्यूज हैं। कोई ये ना सोचिए कंस्ट्रक्शन की वो बनाई और उसने नहीं बनाई। हमें अब देखना ये है कि वोटर के पल्स क्या है। मैं और आप एनालिस्ट हो सकते हैं, हम वोटर नए यंग वोटर नहीं है। आखिरी बात करूंगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपने मंशूर में यंग एक जवान आदमी को क्या देती है कॉन्शियस, नॉट मैं ये नहीं कह रहा हूं इतने स्कूल बना देंगे। वोटर कहता है कि वो काम बेसिकली आखिरी चीज, आज का वोटर ये कहता है कि जो काम कौंसलर का है ना वो एमएनए ने अपने हाथ में लिया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ने अपने हाथ में लिया हुआ है, और इसलिए वो कहते हैं कि जी हमने बड़ा काम कर दिया, पहले ये 2 कौंसलर को और फिर कुछ करके दिखाओ। पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब जल्दी से ऐड करें, फिर मैं नौशाद साहब मुझे सिर्फ एक जुमले में 2 बातें करनी। नंबर 1, ये जो बल्दियाती मामलात है ना, हम सियासी जमात को ज़रूर मतून करते हैं कि वो बल्दियाती मामलात में बड़ी कंजूस है और वो इख्तियार नहीं देती। किस्सा ये है कि हमारे यहाँ डिक्टेटर्स ने बल्दियाती इदारों को जमहूरियत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है। ये एक आपके यहाँ रुकावट है नफसियाती। दूसरा मामला ये है कि सियासत से नई नस्ल हो या पुरानी नस्ल हो, उसका एतबार कैसे उठता है। साइंस की तहकीक ये बताती है कि जिस वक्त सियासतदान जलसे में खड़ी होकर गाली देता है
और वो गाली जर्नलिस्ट एज इट इज उसकी जुबान सर, में पॉइंट आ गया। इख्तियार करता है, मेरे पास तो वक्त उसके कम है। नतीजे में नहीं, दोनों इसमें- चीजें इसमें मुझे सियासत प्लीज, बेतौकीर हो प्लीज, जाती है मुझे और नौशाद जर्नलिस्ट साहब को इसमें बेतौकीर शामिल हो जाती करना है। है। एक मुझे आगाज साहब। आसानी बात करने दें, जहां तक आप आपने जो बातें की हैं, फिर भी सिंध में जो है उन्होंने लोकल बॉडीज को अपना मौका दिया है। हाँ, ये बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने तरह ज्यादती दिया है, की वो है, सबके ये सामने है। ज्यादती की है पीपल्स पार्टी ने। हक बनता था जमात इस्लामी का, सर, हक को पॉइंट आ हकदार गया। देने का सर, हक देना आगाज चाहिए। साहब, पॉइंट आ गया आपका। नौशाद साहब, इसमें आपको क्यों शामिल नहीं दिए करूंगा। local bodies जी के शकील साहब, मैं election आपकी फिर? तरफ आता हूं। मैं जरा नौशाद साहब को शामिल कर लूं, फिर आपकी तरफ। जी नौशाद साहब, आपको शामिल करूंगा। ये फरमाइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तजुर्बा किया और निस्बतन अगर इन दोनों पार्टियों से कंपैरिजन किया जाए, पीपल्स पार्टी से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, तो उन्होंने नई क़यादत जो है वो सामने लाने की कोशिश की। उनकी 4 साल की परफॉर्मेंस भी सामने रही है। दूसरा ये फरमाइएगा कि चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, तीनों जमातों के पास नौजवान को देने के लिए ऐसा कुछ है जिस पे वो वोटिंग वाले दिन बैलेट बॉक्स की तरफ इन करोड़ों की तादाद में नौजवान वोटर्स को ला सकें? देखिए, अभी तक जो बहस का मौजू रहा है ना, उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि ये जो बहस है इसका एक्चुअल मुद्दा यही है कि क्या सिर्फ खड़े होकर नौजवानों को ये कह देना कि जी मैं आपके साथ हूं या मैं नौजवान हूं तो मुझे चुन लिया जाए, जी। इस तरह से नौजवान वोट नहीं देंगे। नौजवानों का मसला यह है कि जिस मुल्क के अंदर 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो और वो जमात जिसने 18वीं तरमीम पास की हो और ये कहा गया हो कि 5 साल से 16 साल की उम्र के बच्चों को मुफ्त और लाजिम तालीम दी जाएगी और वो किसी सूबे में भी इंप्लीमेंट ना हो सका हो आज तक, 45% बच्चे जो है वो स्कूलों से बाहर हों, और जो ये जिन वोटर्स की बात हो रही है, जिनकी बात आगा साहब भी कर रहे हैं और बाकी दोस्त भी कर रहे हैं, कि वो उनको ना रोजगार मिल सके, ना उनके सामने कोई अच्छा मुस्तकबिल उनको नजर आ रहा हो और ना ही उनकी एजुकेशन जो है वो फर्दर उनको एड अप कर रही हो जिससे वो को बेहतर अपना मुस्तकबिल खुद बनाने की पोजीशन में हो, तो उस सूरत के अंदर वो जो वोटर है जिसको अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ 6.25 करोड़ की बात सुन के उनको लगता है कि इनसे मुताल्लिक बात की जाएगी तो वोट मिल जाएगा। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। देखिए, वक्त के साथ साथ चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। सोशल मीडिया की इमर्जेंस के बाद बहुत सी चीजें जो हैं वो और तरह से देखी जाती हैं। जब तक ये लोग अपने मंशूर के अंदर उन 6.25 करोड़ जिनसे ये वोट लेना चाहते हैं उनके लिए आसानी पैदा नहीं करेंगे, उनके लिए जो आने वाले वक्त के अंदर उनके लिए कुछ चीजें अनाउंस नहीं करेंगे, उनको एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक वो वोटर इनकी तरफ राग़िब नहीं होगा। ठीक है। अब तक जो हमने देखा है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये लैपटॉप दिए जाने की स्कीम हुई या कोई तालीम से मुताल्लिक कुछ थोड़ी बहुत स्कीम हुई, बाकी किसी जगह किसी जमात के अंदर से हमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती जिससे हम यूथ को अट्रैक्ट कर सकें। और जो सामने नजर आ रहा है, जिस तरीके इंसाफ की आपने बात की है कि वहां पे उन लोगों को नुमाइंदगी जरूर दी गई लेकिन उनकी जो डिलीवरी है वो बहुत पुअर रही। ठीक है, पॉइंट आ गया। जो उम्र सियासत और नौजवान सियासत की जहां तक बात है, ये दुरुस्त बात है, ये मौकफ दुरुस्त है कि नौजवानों को आगे लाना चाहिए, लेकिन नौजवानों को ट्रेन के आगे खड़ा नहीं करना, नहीं करना, बिल्कुल ठीक है। एक कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। ठीक, पॉइंट आ गया आपका जी। मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, हाई सेंसिटिव मौजू है, उस पर डिस्कशन करेंगे। साथ रहिएगा। पाकिस्तान की दास्तान, इसके लिए की गई जिद्दोजहद और इसका हुसूल रहती दुनिया तक इंसानों के लिए रहनुमा रहेगी कि किस तरह अजीम मुश्किलात से नबुर्द आसमां हुआ जाता है। जी वेलकम बैक। हम बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात के हवाले से।
ये ट्रैफिक हादसात इतने ज़्यादा हो चुके हुए हैं कि इस वक्त जो है वो हम देखते हैं कि पूरे के पूरे ख़ानदान जो हैं वो एक किसी शख्स की गलती की वजह से, दानिस्ता या नादानिस्ता गलती की वजह से वो वाइप आउट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा ही वाक़या ये जो लास्ट सैटरडे है उसमें DHA लाहौर के अंदर पेश आया, जिसमें एक 16 साल लड़के ने एक गाड़ी को हिट किया और उसके नतीजे में 6 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए, जिसमें एक बच्चा भी शामिल था और फिर फैमिली के दीगर मेंबर भी शामिल थे। अब वो मामला तो यकीनन चल रहा है, उसका एक वीडियो बयान भी सामने आया है और उससे यही पता चलता है कि वो पुलिस ने जिस तरीके से केस को रन करना था उस तरह से केस को रन नहीं किया। फिर ये मामला हाई कोर्ट में भी गया, उसके ऊपर भी काफ़ी सख्त जो है रिमार्क्स भी आए, रूलिंग भी आए और उसके बाद फिर वज़ीर आला जो हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने इस मामले को प्रेस में, मीडिया में लेकर आए और उन्होंने जिक्र किया कि ये दानिस्ता तौर पे ये मामला किया गया है। अब यहाँ पे कई सवालात पैदा होते हैं। 16 साल का लड़का, उसे गाड़ी की चाबी किसने दी? उसके पास लाइसेंस नहीं था, उसे गाड़ी चलाने को किसने सिखाया? उसके वालिदैन किस हद तक इसके अंदर इन्वॉल्व थे? बतौर माशरा हम इस मुजरिमाना फेल के अंदर किस हद तक इन्वॉल्व हैं? और इसके साथ साथ जो बुनियादी सवाल वो ये भी बनता है कि जो पुलिस ने इस केस के अंदर जिस तरह से पैरवी करनी चाहिए थी, जिस तरह FIR काटनी चाहिए थी, जो दफात लगानी चाहिए थी, वो दफ़ा शामिल क्यों नहीं की? क्यों पुलिस ने ये काम किया? और इसके साथ साथ फिर यकीनन दीगर बातें भी सामने आती हैं। इस पर ज़रा अपने पैनलिस्ट से उनकी राय जान लेंगे। सवाल होगा शिंगला साहिबा आपसे, बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात, लाहौर हाई कोर्ट का बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गिरफ्तारी का हुक्म, अदालत का ये हुक्म पब्लिक सेफ्टी के लिए कितना अहम है? या सिर्फ पब्लिक सेफ्टी के लिए और बहुत से इकदाम करने की जरूरत है। सिर्फ एक ये नहीं कदम जो है कि उठा लिया गया और पब्लिक सेफ्टी हो जाएगी। यहाँ पे जब ट्रक चलते हैं तो ओवरलोडेड होते हैं और जब वो जा रहे होते हैं, थक जाते हैं तो गिरते हैं और दूसरे लोगों का उसके ऊपर नुकसान करते हैं। उसकी वजह से कितने हादसा होते हैं। जो हमारे जो इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने बताया कि पाकिस्तान में 35,000 अफराद हर साल सिर्फ जो है ना वो हादसात की वजह से उनकी अमवात होती है। 50,000 से ज्यादा जो है माजूर हो जाते हैं और 9 अरब डॉलर जो है वो हमारे लगते हैं जो ये हादसात के नतीजे में जो तिब्बी इमदाद दी जाती है और उसके अलावा जो गाड़ियां खराब होती हैं उनके ऊपर जो उनकी मरम्मत वगैरह होती है उसके ऊपर लग जाता है। दुनिया में आप चले जाएं वहां पे इसके मामले में बहुत सख्त कवानीन बने हुए हैं। आपका चालान होता है तो बहुत ज्यादा होता है, 2 या 3 दफा चालान होता है तो चौथी दफा लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे तो एक तो बगैर लाइसेंस के गाड़ियां चलाई जा रही होती हैं, उसके बाद चालान जो होता है वो इतना कम होता है कि लोगों को उसकी कोई परवाह भी नहीं होती है। रेड लाइट के ऊपर जो है लोग रुकना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। ओवर स्पीडिंग जो वो सबसे ज्यादा इस मुल्क के अंदर होती है। मोबाइल का इस्तेमाल गाड़ियां चलाते हुए सबसे ज्यादा हो रहा होता है और उसकी वजह से इतने हादसा हो रहे होते हैं। असल चीज ये है कि आप रोड सेफ्टी के लिए जो कवानीन बना रहे हैं उनको सख्ती के साथ इंप्लीमेंट करें, फिर ही ये हादसा रुकेंगे। ये जो माँ बाप है बड़े फखरिया के साथ तस्वीरें लगाते हैं, मेरा बेटा 15 साल का, मेरा बच्चा 16 साल का, ये नो दौलती सो कॉल्ड एलीट क्लास जो है ना खुद ये नहीं सोचती कि इन हादसात में इनके अपने बच्चों के लिए भी मसाइल खड़े हो सकते हैं और वो फेसबुक के ऊपर तस्वीरें लगाई जाती है सिर्फ शोबाजी के लिए। तो ऐसी चीजों के ऊपर जब आप सख्ती के साथ इस पे अमल दरामद करा के निपटेंगे तो फिर ही इसको जो है मुल्क में अंदर मामलात रुकेंगे, वरना ये सब कुछ चलता रहेगा। डॉक्टर फारूक आदिल साहब सर फरमाइएगा, ये जो मैं वाकया बयान कर रहा हूँ किरण बहुत दिल खराश वाकया है और ये फरमाइएगा कि ये जो मामला है इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जी क्योंकि ये कम उम्र है तो इसे छोड़ दिया जाएगा, इसे आज़ाद कर दिया जाएगा। इसका छोड़ दिया जाना सर बनता है? और दूसरा, क्या वालिदैन को इस हवाले से सज़ा नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल, मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ और अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में मुझे ज़रा एतराफ़ करने दें कि शनीला ने बहुत शानदार आदाद व शुमार पेश किए हैं। ये ज़रूर पेश नज़र रखने चाहिए जब हम इस इशू पर डिस्कशन कर रहे हों। एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं अपनी अयाम नौजवानी की आपसे बात करना चाहता हूँ। जब मैंने मोटरसाइकिल चलाना सीखी तो जिसने मुझे मोटरसाइकिल चलाना सिखाई उसने साथ एक जुमला भी कहा कि देखें सबसे पहले हमें लाइसेंस लेना है आपके लिए। मैंने कहा भाई अभी तो मैं ना मेरे पास कोई गाड़ी है ना कोई चीज़ है, मैं तो आपकी मोटरसाइकिल पे सीख रहा हूँ। उसने कहा नहीं, ये पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ कि अगर आप लाइसेंस के बगैर किसी को हिट कर देंगे और खुदा ना खास्ता वो जान से चला गया तो आपके खिलाफ 302 लगेगी, इक़दाम कत्ल होगा। और अगर आपके पास लाइसेंस होगा तो फिर कोई और दफ़ा लगेगी।
तो ये 200 हमारी नौजवानी में पाकिस्तान के अंदर ये था। ये रफ्ता रफ्ता ये चीज़ें आपके कंट्रोल से निकल गई। ये क्यों कंट्रोल से निकल गई, मैं रिपीट करूंगा कि आपकी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप को तबाह किया गया इरादतन, उसके बड़े खास मकासद थे। एक बात और नुक्ता ले लें कि अब आपके यहाँ शहरों में तो अनकंट्रोल्ड है ट्रैफिक, और जो तफसीलात और जो मंजर कशी शरीला ने की वो बिल्कुल दुरुस्त की, लेकिन आप तो फख्र करते थे ना मोटरवे पर कि इससे बेहतर ऑर्गेनाइज ट्रैफिक पाकिस्तान में कहीं नहीं है। अब मोटरवे में भी ऐसा नहीं है, लोग अपनी लेन में नहीं होते। वक्त कम है, जरा तो कोई उनको जल्दी देखने वाला कमेंट को समेट लीजिएगा। मोहम्मद नौशाद अली साहब इसमें शामिल करूंगा। सर, हमारा माशरा, बतौर माशरा हम कितने जिम्मेदार हैं इन हादसात के हवाले से, दानिस्ता हो या नादानिस्ता हो, कि पूरा का पूरा खानदान हमारी एक गलती की वजह से जो है वो सफर करता है और खत्म हो जाता है, सफर हस्ती से मिट जाता है। देखिए, ये यकीनन मुआशरा ही जिम्मेदार है, मैं और आप ही इसके जिम्मेदार हैं, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जिसकी तरफ नजर दौड़ाना इसलिए जरूरी है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम कानून की अमलदारी जो है ना, उसका खत्म होना है। हालत ये है, ये तो आप इसकी तरफ, ये जो एक हादसा हमारे नजर में आ गया और वो चूंकि उसको मीडिया हाइप मिल गई तो हम आज उसको जेरे बहस ला रहे हैं। आप अगर यहां से अपने किसी भी जगह जहां बैठे हैं वहां से निकलें तो हो सकता है आपको घर जाने तक 2 से 3 ऐसे मोटरसाइकिल ड्राइवर नजर आए जिनकी उम्र अभी शायद इतनी भी नहीं है कि उनकी जो टांगे हैं वो जमीन तक लग सकती हों। सही। आपको चिंची रिक्शों के अंदर चलाते हुए नजर आएंगे जो पब्लिक एक्चुअली ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल बना चला रहे हैं, और उनकी हालत यह है कि वो खुद अभी बच्चे हैं। इसके अलावा मैंने तो पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट के अंदर भी चलाते हुए, वैगने चलाते हुए और पिकअप चलाते हुए बच्चों को देखा है जिनकी उम्र अभी 18 साल नहीं है। मसला ये है हमारे यहाँ ये जो सिफारशी कल्चर और ये जो प्रोटोकॉल कल्चर है, एलीट, आप डीएचए ये जिस जगह का वाकया है वहां अगर आप वीकेंड्स पे चले जाएं और जाकर उन इलाकों का मुआयना करें तो आप हैरान रह जाएंगे कि करोड़ों की गाड़ियों के साथ वहां पे ये छोटे छोटे बच्चे, 14 से 15 साल के बच्चे, ठीक है, सड़कों पर, आम सड़कों पर क्या कुछ करते फिर रहे हैं, जिस तरह वो दंदनाते हैं और लोग जो है ना गाड़ियां साइड पर रोकना पड़ती हैं उनको। ठीक है, पॉइंट आ गया सर आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है, इसलिए कोई उनको पकड़ता तक नहीं है। ठीक है, डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब, कानून की अमलदारी ना होने की वजह से इस तरह के हादसात होते हैं? यकीनन ये रूल ऑफ लॉ के साथ मामला जुड़ा हुआ है। आपने शहरों में अक्सर देखा होगा कि हम कैसे तासर देते हैं कि हम रूल ऑफ लॉ से अबव हैं। एक डाला है जिस पे नंबर प्लेट नहीं है, उस पे गनमैन बैठे हैं, अगली गाड़ी पे पुलिस लाइट है, और जो हूटर एम्बुलेंस का है वो उस पे है, और पुलिस बेबस। हर गली मोहल्ले में आपको ये सीन नजर आता है। तो ये रूल ऑफ लॉ का सोसाइटी में तासर कैसे होगा? दूसरा मैं ये कहूँगा कि ये आप देखें, मामूली सा एक सैंपल टेस्ट कर लें। आप किसी भी ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर के पार जाएं और ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने वाले महकमे के बाद पूछें, ट्राउट खड़े हैं, चंद हज़ार रुपये में आपको घर बैठे वो आपका लाइसेंस मिल जाएगा। तो दुनिया में इतना ईजी लाइसेंस कहीं भी नहीं है। और तीसरा पहलू है, हम जो इसको क्लास पे ले रहे हैं कि गाड़ी वाले की ये रेकलेस कौमी बिहेवियर है। सबसे खतरनाक मोटरसाइकिल वाला भी है। अब मोटरसाइकिल का ओनर गरीब है, वो भी अंडर एज है, वो हेलमेट ही नहीं पहनता उसको अपनी, और वो इशारे पे रोकता ही नहीं, और वो लेन तब्दील करते वक्त वो देखते ही नहीं कि पीछे गाड़ियां। तो इसको क्लास के साथ आप हमारा कौमी रवैया उसको देखें। तो जरूरत यह है कि देखें, दहशत गर्दी की जंग में आखिरी पॉइंट, इतने लोग नहीं हर साल मारे जाते दहशत गर्दी का शिकार होके जितना ट्रैफिक लॉज में। और चौथा जो है कि देखिए, बाहर मुल्कों में पुलिस जो बस होती है स्कूल की, उसको ओवरटेक नहीं किया जाता, 30 की जोन से 20 की जोन पे आ गए। यहाँ 70-80 शहरों के अंदर स्पीड है। सर पॉइंट आ गया। ठीक है जी, सजाद अनवर साहब ये फरमाइएगा, हमने सेफ सिटी भी बना लिया, कैमरास भी लगा लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम ट्रैफिक के हादसात को कंट्रोल नहीं कर सके। बाहर जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हम यही ड्राइवर जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं रूल्स को, यहाँ पे क्यों हम नहीं कर पा रहे? क्या वजह है? हमारे रवैयों में फ़र्क है, या मैं ना मानूं कि यहाँ पे एक रट है? आप जितनी मर्जी सड़कें अच्छी बना लें, सिग्नल्स बना लें, कंप्यूटराइज्ड आप उनका वो चालान शुरू कर दें, लेकिन आप लोग कहाँ से लाएंगे? लोग तो यही हैं, हम हैं, जो कि हमारी इस रश्त में शामिल है पिछले 30-40 सालों से, 50 सालों से, कि हमने वायलेशन करनी है। और ये जो बात हो रही है, जिस वाक़े के ऊपर हाई कोर्ट ने एक्शन लिया और कहा कि जी सबके पास लाइसेंस होना चाहिए,
वो तो बराह रास्त एक जुर्म था। अगर उसके पास लाइसेंस भी होता और वो एक बोनाफाइड ड्राइवर भी होता, तो जिस तरह से उसने हिट किया और जैसे वो चेज कर रहा था उस गाड़ी को और जैसे उसने उस फैमिली को हरास किया, ये तो एक अलग कहानी है। ये तो सरासर एक जुर्म है। इसका ताल्लुक ट्रैफिक के मामले से तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात ये मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि रोड के ऊपर एक डाले ने हमारी गाड़ी को हिट किया और सामने ट्रैफिक वाला खड़ा था, तो मैं सिक्योर था। मैंने कहा ट्रैफिक वाला आके इसको रोकेगा, तो ट्रैफिक वाले ने कहा नहीं, इसके लिए आप 15 से बात करें क्योंकि ये ट्रैफिक की वायलेशन नहीं है। उसने आपकी गाड़ी को हिट किया तो ये आपका और उसका मैटर है, ये पुलिस इसको डील करेगी। हो गया, पॉइंट आ गया सर बेसिकली आपका। हमें अपने मैनुअल, अपने सिस्टम्स भी ठीक करने और अपग्रेड लोगों करने की चाहिए। तरबियत भी करनी। और सिर्फ लाइसेंस की वजह से अगर ट्रैफिक ठीक हो जाए, मैं नहीं समझता कि लाइसेंस सबके पास होंगे तो इसकी वजह से नहीं होगी। ठीक है, ये जो वाकये के हवाले से यहाँ पे आगा साहब बात हो रही है, इसमें वालिदैन का किरदार किस हद तक मुजरिमाना है? मेरा फिर सवाल होगा कि इसमें वालिदैन का सजा दिया जाना कितना जरूरी है, जिन्होंने अलाउ किया, जिन्होंने इस तरह की ग्रूमिंग की कि ऐसे मुजरिम तैयार किए जा सके। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये केस बनते वालिदैन के ऊपर है, क्योंकि ये एक बाकायदा एक मेरे ख्याल में एक मर्डर केस है कि उसको पहले हरासा किया, फिर उसको स्पेस दिया है, फिर 120 की रफ्तार जाकर उसको हिट किया। ये कत्ल है और कुछ नहीं है। ये वाकई इसके वालिदैन के खिलाफ ही होना, लेकिन होगा कुछ नहीं। बहुत ताकतवर लोग हैं, अखबारों में हिम्मत नहीं है कि उसके बाप का नाम पूरा लिख दें। छोड़े इस बात को, ना करें यहाँ बातें। एक बात आपको बताऊं, 35 लाख पंजाब में चिंची रिक्शा है जिसकी ना कोई नंबर प्लेट है ना रजिस्ट्रेशन है। 35 लाख ना रजिस्ट्रेशन है ना नंबर प्लेट है। कभी नहीं समझ आएगा कौन हम मार के गया आपको, क्योंकि नंबर प्लेट ही नहीं है। नंबर प्लेट। एक पटिशन पड़ी हुई हाईकोर्ट लाहौर में जी, उसका फैसला करवा दें, ठीक है, तो ये उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। 35 लाख में 35,000 की बात नहीं कर रहा हूं। ये है बहुत बड़ा नंबर है। ये है पाकिस्तान में इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है। आई हैव टू वाइंड अप। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम पैनलिस्ट का। आज के दोनों मौज़ूआत के हवाले से आपने अपना तजिया पेश किया। प्रोग्राम आपने देखा। प्रोग्राम से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।